तो जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू है ना, इसी पे हम पूरा बात करेंगे। पूरी कहानी किस पे है? डेट ए पर है ना। यहाँ पे मैंने डेट ए लिखा है। अब देखो, केस वन हो सकता है कि डेट ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो करते पहले, और दूसरी तरफ कर लेते हैं कि डेट ए इज इक्वल टू जीरो। और डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये किसकी पहचान है? कंसिस्टेंट की पहचान है, ये बोल सकते हो, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर। केवल नॉन सिंगुलर ही लिख लो तब भी ठीक है। मतलब अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो दिए गए इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा, या फिर बोल सकते हो कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमें मेंशन करना होगा, जो ये केस वन है, ये केस वन हमें जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। बहुत सारी चीजें हो गई, देख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मैथमेटिकली क्या देखना है कि अगर डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंपल। और अगर कोई बोल दे कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट वर्ड जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट कोई बोल रहा है तो समझ लो दो ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो इधर आते हैं, अगर डेट ए इक्वल टू जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है? अगर भाषा में हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये पहचान है सिंगुलर मैट्रिक्स की। अगर डेट ए इक्वल टू जीरो है, देन ए क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आगे हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। नहीं, कंसिस्टेंट यहां पे भी रहेगा, बड़ा खतरनाक चीज है, ये ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके दो केसेस, पहले इसको हटा देते हैं। इसके दो केसेस हैं। अगर डेट ए मान लो जीरो हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इंटू बी, और यहां पे भी निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर मान लो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ आ रहा है और यहाँ पे इक्वल टू ओ आ रहा है, तो ये पहचान होगा नो सॉल्यूशन का। ये पहचान किसका होगा? नो सॉल्यूशन का। और ये किसका पहचान होगा? सॉल्यूशन का पहचान होगा। अब इसमें मसला क्या है कि सॉल्यूशन जो है या करके लिखा जाएगा, मतलब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यूनिक, यूनिक आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। परफेक्ट आंसर नहीं है, यूनिक आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पे जो केस वन का जो बिल्कुल पहला हिस्सा है ना, यहाँ पे पता चल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर चाहो तो ये कंसिस्टेंट वर्ड हटा सकते हो। वैसे अगर कोई सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, काटने की जरूरत नहीं थी, है ना। और यहाँ पे अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसके दो केसेस बनेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू ओ है तो नो सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू ओ है, तो यूनिक आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नोट कर लो इसे। एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दो वेरिएबल वाला हमें पता है टेक्निक, क्लास 10। लेकिन अब यहाँ पे तीन वेरिएबल तक है, तो
हमारी कोशिश क्या हो कि जो हमने अभी नया तरीका सीखा वही अप्लाई करें। क्लास 10 के हिसाब से कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का पता जो है पुराने तरीके से लगाया जा सकता है। याद करो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, है ना। चलो, अब नया तरीका जो है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स ए है वो कितना होगा? ए इक्वल टू बोलो 1 2 2 3। अब इसके करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेट ए इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। हमें इससे मतलब है। और अगर जीरो नहीं हो रहा है, कहानी खत्म। क्या बोल सकते हो इसमें? अच्छा, डाउट किस में होता है? इक्वल टू 0 पे होता है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, केस फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यही बोलना था केवल, बस। देखो, अब देखो लिंक कैसे लगाते हैं। अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका सॉल्यूशन है। ये कैसे? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका सॉल्यूशन भी है। ये तो तय बात है ना। देखो, फार्मूला हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लिखा था ना। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है? समझ लो वेरिएबल का सेट है, वेरिएबल का मैट्रिक्स है। और ये ए इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स, और ये b ये वाला हो जाता है। तो अगर जिसमें ए इनवर्स है 100% उसका x है। अच्छा, जिसमें ए इनवर्स नहीं है उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जिसका ए इनवर्स है 100% सॉल्यूशन है। लेकिन जिसका ए इनवर्स नहीं है उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है। स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से। जिसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका 100% सॉल्यूशन, और जिसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। केस 2 देख सकते हो उसमें, है ना। उसमें ए इनवर्स हम निकाल भी नहीं सकते, तब भी उसका सॉल्यूशन है। नोट कर लो इसे। हमें केवल यही बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b, जिसमें a है अपना 1 3 2 6 और x है xy। फालतू चीज वैसे मैं लिख रहा हूं, केवल हमें जरूरत किसकी है? ए की जरूरत है। अगर कोई मान लो सजाना चाह रहा है अपने सवाल को, थोड़ा ऐसे लिख सकता है। फिर वही चीज असल में होता है कि हम यहाँ से ए उठाते हैं। हमें जरूरत किसकी? केवल ए की जरूरत है, बस 1 3 2 6। फिर इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये तो मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। और अगर डेट ए 0 हो गया तो फिर वो दो हिस्सों में टूटता है, दो केसेस में। तो उसके लिए मजबूरन हमें उन दो केसेस में हमें क्या निकालना पड़ता है आगे? एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं? कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? कोफैक्टर्स ऑफ ए। आना है कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो इज इक्वल A11, बोलो कितना? A11 कितना आएगा? बोलो 6। A12 कितना? -2। A21 -3, हाँ। और A22 1। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का डैश इज इक्वल टू 6 -2 -3 1 का डैश। तो ये बन गया कितना? 6 -2 -3 1। और केवल यही नहीं निकालना है,
एडजॉइंट ए को बी से गुणा भी करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए है अपना 6 -3 -2 -1 नहीं +1, और बी कितना है, बी है 5 8, बी है 5 8। वैसे ये लिख देने से ज्यादा बढ़िया हो जाता है, सारी चीजें डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ए डिफाइन हो गया, बी भी डिफाइन हो गया, वरना अलग से फिर से बताना पड़ता है। मल्टीप्लाई करो रो इंटू कॉलम, देखो R1 C1, तो 6 पंचे 30 -3 24, फिर इसकी बारी है R2 C1, तो 2 पंचे 10 +8। अब ये जो एडजॉइंट ए इंटू बी आया है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आया अपना 6 -2, जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये केस सेकंड का समझ लो केस फर्स्ट है। केस सेकंड का पहला पार्ट है वो क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब दिए गए इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, नो सॉल्यूशन को और हम क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, या फिर आगे बोल सकते हो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसको क्लास 10th वाले तरीके से भी कर सकते हो। जैसे देखो A1/A2 यानी 1/2, B1/B2 3/6, और ये 1/2 तो रहेगा, 3/6 कितना बन जाएगा, 1/2। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये किसकी पहचान है, पैरेलल की पहचान है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 अगर है तो वो पहचान है पैरेलल की, और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, नो सॉल्यूशन। Z का कोफिशिएंट 0, और एक्स वाई का मतलब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी है 2 -1 3, और हमें काम करना है ए पे। अपना यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वह 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डेट ए इज इक्वल टू, अब ये 3 हटा तो कितना 0 -5, और माइनस होना चाहिए लेकिन बन जाएगा इसके वजह से +1, तो ये हटा ये हटा, ठीक है। तो 0 और माइनस +3, फिर यहाँ पे होना चाहिए प्लस, है ना, लेकिन इसके वजह से -2, तो ये हटा और ये हटा, 0 -0 -6 -15 +3 और +12, तो 12 3 15 -15 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो समझ लो काम बढ़ गया, नॉट इक्वल टू 0 पे तो वहीं पर रुक जाता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। दिमाग में यही रहना चाहिए, अगर जैसे ये आ जाए डेट ए बराबर 0 आ जाए, तुरंत सोचना कि हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए मिक्स करके ना बोलना, है ना, जैसे मैं एडजॉइंट ए बी बोल रहा हूँ तो ऐसा ये भी लग सकता है, देखो एडजॉइंट ए बी, समझो इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये क्या लिखा है, एडजॉइंट ए इंटू बी, हमें ये चीज निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ए के कोफैक्टर्स A11 ये हटा बचा 2 -1 -5 0, तो ये आएगा 0 -5 इज इक्वल टू -5। A12 सफिक्स का अगर सम जो है ऑड है तो ऑड पर माइनस, तो A12 इससे जुड़ा हुआ कॉलम और रो हटा, बचा 0 -1 3 0, 0 -1 3 0।
तो -0 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू -3। A13 इज इक्वल टू ये हटा 0 2 3 माइनस 5, इसकी वैल्यू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6। A21 ठीक है, ये भी प्लस ही रहेगा, 2 1 3 नहीं माइनस, तो ये हटा -1 -2 -5 0, वैल्यू निकालो तो ये माइनस लगा रहेगा, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10। यहाँ पे कितना था बोलो तो, ये 3 -1 -2। अब निकालना हमें, ऑन करो। A22 प्लस रहेगा, तो A22 मतलब इससे जुड़ा हुआ कॉलम और रो हटा, बचा 3 -2 3 0, 3 -2 3 0, इसकी वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6। A23 ये रहेगा माइनस, सफिक्स का सम अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, तो ये हटा 3 -1 3 -5, तो माइनस, और ये -15 और माइनस माइनस +3, तो -12, और इस माइनस की वजह से +12, 31 A31। अब A31 ये है, ये हटा -1 -2 2 -1, इसकी वैल्यू यानी 1 और माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 5। A32 ये माइनस रहेगा, A32 ये हटा 3 -2 0 -1, 3 -2 0 -1, माइनस और -3 माइनस माइनस +0 बोल सकते हो इज इक्वल टू 3, और A33 इज इक्वल टू ये हटा 3 -1 0 2, ये हो जाएगा 6 -0 इज इक्वल टू 6। अब इन को फैक्टर्स के मदद से हमें मिलेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बवालिया काम हो जाता है अगर 3/3 का सवाल है ना। एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का डैश। अब इनकी वैल्यूज हम निकाल ही चुके हैं, बोलते जाओ फटाफट। A11 कितना आया था, -5 -3 -6 10 6 -5 A31 5 3 6, ये हो गया एडजॉइंट ए, और इस पे डैश भी लगा है, डैश लगा है। एडजॉइंट ए जो है इसका आप डैश अगर कर ले, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये आ गया -5 -3 -6, ठीक है। ये रो जो है कॉलम में घूम गया, 10 6 12 5 3 6। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो बोलने में कई बार बोल दिया जाता है कि एडजॉइंट ए बी निकालो, ठीक है, लेकिन समझना एडजॉइंट ए अलग है, बी अलग है। एडजॉइंट ए इंटू बी ज्यादा बेहतर है बोलना, है ना। -5 10 5
-3 6 3 -6 12 6 और b कितना था, b 2 -1 3। अच्छा देख लो, पहले ही अंदाजा लगा लो, ये अपना 3/3 का है और बगल वाला कितना है 3/1 का है, तो ये 3 3 हट जाएगा, बचेगा 3/1। जो नया मैट्रिक्स आने वाला है वो किस ऑर्डर का होगा, 3/1 का। तो रो इंटू कॉलम कितना -10, ये भी -10 +15, फिर ये रो ये कॉलम, तो -6 +9, सही है ना। फिर इस पे आ जाओ, -12 +18 और ये आगे चल के हो जाएगा, कुल मिला के नॉट इक्वल टू वो लिख सकते हो, लेकिन ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। 10 10 20 -5 6 6 12 यानी -3 12 12 24 -6 और कुल मिला के ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं। अब ये किसकी पहचान है, ये केस सेकंड का केस 1 है, केस सेकंड का पहला है ना, तो केस सेकंड का पहला क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन। लिखेंगे इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, है ना। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशंस आर, क्या लिख दें, इनकंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट रहेगा।